वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यू सीरीज 2020 है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। एंड इससे पहले हमने काफ़ी सारे सेशंस किए हैं पीवाईक्यूज 2020 पे ही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड वो रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, एंड उनके बेसिस पे किस तरह से नया क्वेश्चन बन सकता है, या फिर सेम क्वेश्चन पूछ करके उसका पैटर्न थोड़ा चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन पे भी डिस्कशन हम करेंगे। राइट, सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करते हैं उसके पीछे एक मोटो रहता है कि एक तो क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं, वो आपकी तैयारी होती है, प्लस क्या तरीका है, क्या लेवल है, आपको वो समझ में आता है। एंड तीसरा कि किस तरह से सेम क्वेश्चन को नए तरीके से प्रेजेंट करके यूजीसी पूछता है और आप उसमें चकरा जाते हैं। क्वेश्चन आते हुए भी आप लैंग्वेज की वजह से आपको लगता है कि ये न्यू वर्ड है, क्या टर्म है, आपको अगर सीधा सीधा एंड सिंपल स्पेसिफिक वे में जैसा कि आपने पढ़ा है, क्वेश्चन को देखा है, अगर उसी तरीके से पूछा जाता है तो आप कर लेते हैं सॉल्व। कभी कभी मतलब वही होता है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें और फिर गलत टिक करके आ जाते हैं। सो उन पे भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपके स्क्रीन पर ये सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सब हमने किया हुआ है लास्ट सेशंस में। एंड नाउ आई एम टेकिंग टू द स्लाइड वेयर विल स्टार्ट टुडे। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आप थ्योरी पार्ट भी अच्छे से कर रहे होंगे। एंड ऑब्वियसली एमसीक्यूज की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है लोगों का, ज़्यादा उसकी तरफ आपकी रुचि रहती है। लेकिन एमसीक्यूज आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका थ्योरी मतलब मजबूत रहेगा, थ्योरी क्लियर रहेगी। क्योंकि जब तक आपके मतलब कहते हैं ना कॉन्सेप्चुअल स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। या सो हमारे लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, द मेन फंक्शंस ऑफ द शॉप काउंसिल इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द शॉप और डिपार्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द शॉप काउंसिल्स? आपको बताना है कि कौन से फंक्शंस हैं शॉप काउंसिल्स के। ए देखेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्किंग, क्या ये फंक्शन होता है शॉप काउंसिल का? दूसरा, टू स्टडी एब्सेंटिज्म इन द शॉप्स, क्या ये होता है फंक्शन? या फिर तीसरा, द प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडेज, एंड डी है अवॉर्डिंग रिवॉर्ड्स फॉर वैल्यूएबल एंड क्रिएटिव सजेशंस। आपने जैसा कि देखा कि आप ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली शॉप काउंसिल की जब बात होती है एंड उसके फंक्शन की बात होती है तो ए देखेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्किंग, ये बिल्कुल होता है। इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज़ के, वर्कर्स के, लेबर्स के वर्किंग कंडीशन की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, उनका इम्प्रूव्ड वर्जन कैसा होना चाहिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम, सपोज जो जिस का जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, वहाँ पे यूरिनल फैसिलिटी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, रेस्ट रूम्स नहीं है, या फिर आप कह लें कि वहाँ पे हाइजीन नहीं है, बहुत गंदगी है, स्पेस नहीं है प्रॉपर, जितने लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर स्पेस ही नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप काम करते हैं तो गवर्नमेंट ने मिनिमम स्पेस डिसाइड किया हुआ है कि कितना, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। सपोज 100 लोग काम करें तो 100 लोगों के लिए कितना स्पेस होना चाहिए, ये डिसाइडेड है। राइट, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव पे में होनी चाहिए। इसीलिए बात करते हैं, जब शॉप काउंसिल की बात होती है तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्किंग की बात होती है, एंड स्टडी एंड टू स्टडी एब्सेंटिज्म इन द शॉप्स, क्या रीज़न होता है एब्सेंटिज्म का, क्यों एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एब्सेंट रह रहा है, कहीं सैलरी डिससेटिस्फैक्शन तो नहीं है, वर्किंग कल्चर या एनवायरनमेंट तो खराब नहीं है जिसकी वजह से वो आना नहीं चाहता है, या फिर बॉस बहुत ही मतलब डोमिनेटिंग है, आपका मैनेजर बहुत डोमिनेटिंग है, कुछ तो रीज़न होगा। राइट, ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं एंड उसके उसके उनके इम्प्रूवमेंट पे एंड उस पर बात करते हैं। तो ऑब्वियसली option number 1, I mean to say that option number 2 would be the right answer, in which A and B are the correct options. Okay, बाकी के 2 नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। टर्नर एंड हेज हैज
proposed four areas of concern in the study of professionalism. They are degree of substantive theory and technique. क्या कह रहे हैं? Turner and Hage has proposed four areas of concern in the study of professionalism. They are degree of substantive theory and technique. A है degree of monopoly, B है degree of external recognition, C है degree of organization and D है degree of philosophy. इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है. आपके सामने ऑप्शन है, नीचे देखेंगे. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. आपके सामने ऑप्शंस हैं. ए में देखेंगे ए बी सी एंड डी ओनली, दूसरा है ए बी डी एंड ई ओनली, या फिर तीसरा है ए बी सी एंड ई ओनली, या फिर चौथा है बी सी डी एंड ई ओनली. इसमें आई थिंक ई ऑप्शन मिसिंग है, आई गेस. या ई ऑप्शन मिसिंग है इसमें, इस क्वेश्चन का. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फिर कोई मीनिंग नहीं बनता है. वैसे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ई ऑप्शन ही इसमें से मिसिंग है, जो कि होना चाहिए. वैसे आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए बी डी ई ओनली. मतलब ए होगा. डिग्री ऑफ मोनोपोली की बात होती है, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रिकॉग्निशन की बात होती है. जो फोर एरियाज की बात कर रहे हैं, क्या क्या वो फोर एरियाज हैं टर्नर एंड हेज के, जो उन्होंने चार एरियाज प्रपोज किए हैं. उसके जो मेन द एरियाज ऑफ कंसर्न इन द स्टडी ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो वो क्या हैं, वो क्या चार एरियाज हैं बताने थे आपको. राइट. पहला तो मोनोपोली हो गया, डिग्री ऑफ मोनोपोली. दूसरा डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रिकॉग्निशन, एंड सी नहीं होगा, डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा. ये आपको देख के लगेगा डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब बनता है, मतलब ये सटीक सा नहीं लगेगा आपको. डिग्री ऑफ फिलोसफी होगा, एंड ई ऑप्शन मिसिंग हो गया, यहाँ से मिस हो गया है, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा. बट अगर सपोज चार ऑप्शन ही होते हैं आपके सामने, ई नहीं दिया होता, तो उसमें पूछता कि आपको तीन एरियाज, चार में से तीन एरियाज बताइए. तो ऑब्वियसली अगर आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, अगर सपोज एग्जाम में आ जाता है, डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी दिया है, तो आप डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी के तीन को चूज करेंगे. राइट. तो उस क्वेश्चन का जो फिर आंसर होगा वो हो जाएगा ए बी एंड डी ओनली हो जाएगा. सेम सीक्वेंस सेम होगा. एंड अगर क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, फिफ्थ ऑप्शन ना डाल करके इतने ही ऑप्शन रखता है, तो आपका इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बनेगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What percentage of the net profit of the company the top managers are entitled for their compensation under the Companies Act 2013? पहला है 4%, दूसरा है 11%, तीसरा है 20% एंड चौथा है 10%. इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है. What percentage of the net profit of the company the top managers are entitled for their compensation under the Companies Act 2013? बिल्कुल रिसेंट एक्ट है, 2013 के अकॉर्डिंग बताना है. क्या है, 4% है, 11% है, 20% है, या फिर 10% है. आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर. इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11% होगा. ठीक है. नेट प्रॉफिट का, कंपनी के नेट प्रॉफिट का जो टॉप मैनेजर्स हैं उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए या फिर दिया जाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इज 11%, 11% का उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए. अगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसके प्रॉफिट का 11% किसको मिलना चाहिए, टॉप मैनेजर्स को, एज अ कॉम्पेंसेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट. शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट लेजिस्लेशन comes under which one of the categories of labor legislations? आपको क्वेश्चन अगेन रिपीट करूंगी. शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट legislation comes under which one of the categories of labor legislations? पहला है, ए है वेलफेयर लेजिस्लेशन, बी
social security legislation, C protective labor legislation and D wage legislation. क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सो जो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये किस कैटेगरी में, लेबर लेजिस्लेशन के किस कैटेगरी में आते हैं, राइट? एंड ये सॉफ्ट एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लेजिस्लेशन है, जो कि पूछा गया है कि किस कैटेगरी, किस लेबर लेजिस्लेशन के कैटेगरी में आते हैं. सो क्या शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट वेलफेयर लेजिस्लेशन में आते हैं, या फिर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में आते हैं, या फिर वेज लेजिस्लेशन में आते हैं, या फिर प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन में आते हैं? सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन. इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि जो प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन है, वो लेबर लेजिस्लेशन शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लेबर लेजिस्लेशन की कैटेगरी में आते हैं. कौन? प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to whom multiculturalism and geographic dispersion are the two factors that differentiate between domestic and multinational corporations. Question है, according to whom multiculturalism and geographic dispersion are the two factors that differentiate between domestic and multinational corporations. A है NJ Adler, B है F एकफ, सी है रॉबर्ट रीच एंड डी है पीवी मॉर्गन. Yeah, so according to multiculturalism and geographic dispersion are the two factors that differentiate between domestic and multinational corporations. वो है NJ Alder. Yeah, right. So NJ Alder is the right answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट ए में दिया गया है, 1 में दिया गया है कमीशन एंड कमिटीज की बात कर रहे हैं. लिस्ट 1 में आपको कमिटी एंड कमीशन की बात दिखाई देंगे, एंड 2 में चेयरमैन की बात होगी, राइट? चेयरमैन कौन था इसका, उस कमीशन या कमिटी का? तो पहला है रॉयल कमीशन ऑन लेबर, दूसरा है फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, तीसरा है सी है लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी एंड डी है सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर. चेयरमैन सामने हैं, रविंद्र वर्मा, डीवी रेजी, एंड थर्ड है JH वाइटली, एंड फोर्थ है PB गजेंद्र गाडकर. सो इसके आपको सही चेयरमैन बताने, चूज करना है, आपको मैच करना है इनका. रॉयल कमीशन ऑन लेबर का चेयरमैन कौन था आपको याद होना चाहिए. अगर इनमें से आपको कोई एक, सपोज रॉयल कमीशन ऑन लेबर का आपको याद होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट? अक्सर होता है जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं ना, मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर आपको एक अगर आता है तो आप बाकी के क्वेश्चन, मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, राइट? कभी कभी तो होता ही है कि अगर आपका एक श्योर है कि आपको ये आता ही है कि इसका यही होगा, और बाकी के ऑप्शंस फिर आपको इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि वो सटीक, उसके अलावा मैचिंग का आपको कुछ दिखता ही नहीं है. मतलब बाकी के जो 3 ऑप्शंस होते हैं उनमें वो चीज आपको दिखती नहीं है कि अच्छा इस वाले का इसमें है लेकिन बाकी में तो है ही नहीं. इसका मतलब कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो यही होगा. ऑप्शन नंबर A B C D जो भी है वही होगा. सो आपको अगर इसमें से एक या दो भी आपको याद रहेंगे. पहली बात तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर का ईयर क्या है, फर्स्ट नेशनल कमीशन कब आया था, सेकंड नेशनल कमीशन कब आया था, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी कब आई थी. ये ईयर भी कभी कभी ईयर का मैचिंग दे देगा. अभी तो चेयरमैन पूछ रहा है, कभी कभी पूछ लेगा कि इनके ईयर्स क्या, सामने आपको लिस्ट बी में ईयर्स दे सकता है, राइट? तो आपको इस क्वेश्चन से आपके 2 तरह के क्वेश्चन तैयार हो गए. पहला कि आप मैच द मतलब कमिटी एंड कमीशन को चेयरमैन से मैच करेंगे कि उनके चेयरमैन कौन है. दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कमीशन एंड कमिटी दे करके दूसरे तरफ आपका ईयर पूछ लेगा, ईयर दे देंगे, राइट? तो वो मैच करना होता है. तो आपको ये भी याद होना चाहिए. तो आप इन सबके चारों जो ऑप्शन है इनके आप एक बार ईयर्स देख लीजिएगा क्या है, उनको याद रखिएगा, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर रॉयल कमीशन ऑन लेबर का
के जो चेयरमैन थे वो थे J.H. वाइटली। और आप देखिए कि ए का 3 किस में है, आप देखेंगे ए का 3 ए में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है एंड चौथे में भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ए का थर्ड तो एक ही में है, इसका मतलब इसके अलावा तो किसी में है ही नहीं। तो आप टाइम बिना वेस्ट किए हुए ही एग्जाम में फट से इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लेंगे, आंसर टिकिए और आगे बढ़ गए, राइट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने का भी आपको नहीं होगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आगे के जो मैथ्स के क्वेश्चन 4-5 आते हैं वो सॉल्व करने में थोड़ा आपको टाइम बचाना होता है इधर, राइट। सो अगर आप थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं अगर उनमें आप अपना टाइम बचाएंगे तो आप जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उनमें आप सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, राइट। सो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हुए छूट जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको टाइमिंग की शॉर्टेज हो जाती है। और टाइमिंग की शॉर्टेज क्यों होती है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन के में फंसे रह जाते हैं, किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे देते हैं, किसी को ठीक है कोई क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन लेंथी है वो लेंथी टाइम भी ज्यादा लेंगे, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको ये तरीका बताया कि कोई अगर आपको एक याद है तो आप उसका पहले जल्दी जल्दी सर्च करिए, आंसर में जाके देखिए कि इसका यहाँ पे कौन से वाले में है, और देखिए कि क्या किन किन में है। सपोज दो में, ऐसा सपोज ए का 3 दो में दे दिया हो, दो ऑप्शंस में दे दिया हो, थर्ड में भी दे दिया है और दूसरे में भी दे दिया है, तो आप ऑटोमेटिकली एक या चौथे को आप एलिमिनेट कर देंगे, फिर आपकी जो लड़ाई होगी सिर्फ दो ऑप्शंस के बीच में होगी। फिर ऑब्वियसली एक थोड़ा और भी आप देखिए, जोड़ दीजिए दिमाग पे कि दूसरा जो फर्स्ट नेशनल कमीशन कब आया था। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा ईयर, सेकंड का याद होगा तो सपोज आप फर्स्ट का रिलेट कर सकते हैं कि उसका उससे पहले ही आया होगा, या फिर फर्स्ट का याद हो तो सेकंड का आपको अगर आप पता है तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे एंड सॉल्व कर लेते हैं इजिली। तो क्वेश्चन का एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के सहारे से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड आप कभी कभी सिर्फ एक ऑप्शन आपका अगर का मैच कर गया तो बाकी के 3 ऑप्शंस आप इजिली मैच कर लेते हैं, उससे भी आप कर लेते हैं। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए का 3 हो जाएगा, रॉयल कमीशन ऑन लेबर के जो चेयरमैन थे वो थे J.H. वाइटली। बी का 4 हो जाएगा, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर के जो चेयरमैन है वो है P.B. गजेंद्र गाटकर। एंड सी, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी के जो सही का जो की जो मैचिंग है चेयरमैन है वो है आपके D.V. रेजी। एंड चौथा सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर के हैं रविंद्र वर्मा। सो आपको अगर याद होगा, अगर याद कर लेंगे कि ठीक है रॉयल कमीशन ऑन लेबर का हो गया रविंद्र सॉरी J.H. वाइटली, एंड सेकंड नेशनल कमीशन का हो गया रविंद्र वर्मा, दो अगर याद है तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फिलहाल तो ये क्वेश्चन आपका एक ऑप्शन से ही क्लियर हो गया एंड सॉल्व हो गया, बाकी के अदर कभी ऐसे आए तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रिस्पेक्ट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बस पूछ रहा है इसमें कि किस रिस्पेक्ट में, किस पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हैं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफरेंट है, किस बेसिस पे आप कह सकते हैं। सो पहला है प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पे, दूसरा स्ट्रक्चरिंग के बेसिस पे, तीसरा मैन मार्केटिंग प्रोसेस के बेसिस पे, या फिर फिनेंशियल प्रोसीजर के बेसिस पे कह सकते हैं। तो दोनों के लाइक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे होता है, क्या प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दोनों का ही प्रोडक्शन ऑब्वियसली उसमें तरीके सेम होते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस भी सेम होता है, फिनेंशियल प्रोसीजर भी सेम होता है। तो डिफरेंट क्या होता है, दैट इज स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग का जो तरीका होता है वो अलग होता है, क्योंकि फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चीजें फॉर्मली करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, राइट। और इनफॉर्मल में क्या होता है कि उनका वो मतलब सीक्वेंस का कोई रोल नहीं होता, उनका चक्कर नहीं होता, वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, उनको जैसे चीजें मिलती है वो वैसे करते हैं, राइट। सो स्ट्रक्चरिंग ही डिफर करती है किनको, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रक्चरिंग। इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हाईलाइटेड है, सो एनीवेज आपके लिए बोनस क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को फिर भी देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना है इनमें से कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। आपके सामने ऑप्शंस है, कम्युनिकेशन टेक्निक्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, एंड तीसरा है टेक्नोलॉजी, एंड चौथा है नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट। सो इस क्वेश्चन का जो नहीं इन्फ्लुएंस करता है वो है नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को कि सबऑर्डिनेट का नेचर कैसा है। बट टेक्नोलॉजी से फर्क पड़ता है, टेक्नोलॉजी से
टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उस केस में भी वो इन्फ्लुएंस करता है। कम्युनिकेशन टेक्निक्स की वजह से भी होता है, बट नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट की वजह से नहीं होता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था, जो कि आपने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ कंडीशन ऑफ स्टैग्नेटिंग इन वंस करेंट जॉब। पहला है प्लेट्यूइंग, दूसरा है करियर प्लानिंग, तीसरा है करियर पाथ, चौथा है मिड करियर फेज। हाँ जस्ट सेकेंड। सो ऑप्शंस है आपके सामने, प्लेट्यूइंग, करियर प्लानिंग, करियर पाथ, मिड करियर फेज। सो कौन सी कंडीशन है जो स्टैग्नेट करती है करंट जॉब में, तो वो है प्लेट्यूइंग। प्लेट्यूइंग करता है स्टैग्नेशन इन करंट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज प्रपोज दैट achievement need can be developed. Name the person who has proposed that achievement need can be developed. पहला है एच मैस्लो, दूसरा है क्लैटन आल्डरफर, तीसरा है फ्रेडरिक हर्शबर्ग एंड चौथा है डेविड मैकलीलैंड। क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज प्रपोज दैट अचीवमेंट नीड कैन बी डेवलप्ड। सो किसने किया था अचीवमेंट नीड डेवलप, किसने किया था? सो ऑप्शंस हैं आपके सामने, एच मैस्लो ने किया था, क्लैटन आल्डरफर ने किया था, फ्रेडरिक हर्शबर्ग ने किया था, फिर डेविड मैकलीलैंड ने किया था। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेविड मैकलीलैंड। डेविड मैकलीलैंड ने किया था क्या, अचीवमेंट नीड को डेवलप। मतलब उन्होंने कहा था कि अचीवमेंट जो नीड्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, उन्होंने ये ऐसा प्रपोज किया था डेविड मैकलीलैंड ने, राइट। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एंड आपको ये जिस सारे क्वेश्चंस हैं आपने अच्छे से समझा होगा, एंड आप प्रैक्टिस भी करेंगे इस पे। एंड कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। आपको जो भी कहना है कह सकते हैं। एंड अगर लगता है कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, आई विल वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching my sessions. Thank you very much.